यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब तुम लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज अलाउंसेस का टैक्स स्टेटमेंट सीखेंगे। सैलरी का एक पार्ट है अलाउंसेस। ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का टैक्स स्टेटमेंट। तो आज के क्लास में हम अलाउंसेस का टैक्स स्टेटमेंट सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम परक्विजिट का टैक्स स्टेटमेंट सीखेंगे। तो सैलरी चैप्टर का सबसे सब्सटेंशियल पोर्शन होता है अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। ओके चलो सर, ये अलाउंसेस क्या होता है? देखो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है इन एडिशन टू सैलरी, फिर इन कैश, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी, और अदर सब्सटेंस का मतलब मॉनिटरी फॉर्म में, इसको अलाउंसेस कहते हैं। याद रखो, अलाउंसेस काइंड में नहीं होगा, ठीक है? अलाउंसेस काइंड में नहीं होगा। अगर वो काइंड होता है या काइंड में कुछ दे रहा है, वो परक्विजिट्स हो जाएगा। देखो, अलाउंसेस इज जनरली डिफाइंड एज ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी। अंडरलाइन करना इस वर्ड को, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी। अलाउंसेस हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। Given in addition to salary for the purpose of meeting some particular requirement. Underline the word some particular requirement. मान लो हाउस रेंट के लिए एम्प्लॉयर अलाउंसेस दिया, तो ये अलाउंसेस ओनली हाउस रेंट के लिए यूज होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया, टिफिन, मेडिकल, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस दिया, एक्सेट्रा। तो अलाउंसेस हमेशा एक सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए होगा। याद रखो, अलाउंसेस हमेशा फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड होता है। मतलब पहले से तुम्हें बता दिया जाएगा कि इतना अलाउंसेस तुम्हें मिलेगा, तो इसीलिए इट इज फिक्स्ड, प्री डिटरमाइंड एंड गिवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब तुम्हें इतना ही मिलेगा, ये फिक्स्ड। फिर पहले से तुम्हें बता दिया जाएगा कि इतना ही मिलेगा, चाहे तुम्हारा खर्चा हो या ना हो। जैसे कि एम्प्लॉयर बोला कि तुम्हें यूनिफॉर्म के लिए 2000 का अलाउंसेस मिलेगा, बस मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम यूनिफॉर्म खरीदोगे तो मिलेगा, नहीं। चाहे तुम यूनिफॉर्म खरीदो या ना खरीदो, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर, ओ सर, देखो बेटा, अलाउंसेस का टैक्स ट्रीटमेंट आज हम सीखेंगे। पहले अलाउंसेस का एक मतलब ओवरऑल ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर उसके बाद आई विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, देखो अब जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये अलाउंसेस का टैक्स ट्रीटमेंट एट ए ग्लांस। ये अलाउंसेस का टैक्स ट्रीटमेंट एट ए ग्लांस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। अगर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिल रहा है, वो फुल्ली टैक्सेबल। तो टैक्स ट्रीटमेंट भी सामने दिया हुआ है। तो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जेम्प्ट इन सम केसेस। तो इसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। देखो बेटा, जो फुल्ली टैक्सेबल बोल दिया, बस उसका टैक्स ट्रीटमेंट यहीं पे ही खत्म हो गया कि हाँ ये फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस मैं कह रहा हूं कि एग्जेम्प्ट इन सम केसेस। इसका मतलब कुछ केसेस में कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो डेफिनेटली हमें सीखना पड़ेगा कि हाउस रेंट अलाउंसेस का टैक्स ट्रीटमेंट। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस डिडक्टेबल इन सम केसेस, मतलब हमेशा डिडक्शन नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो अभी जो मैं बोल दिया कि फुली टैक्सेबल, उसका टैक्स ट्रीटमेंट यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन जिसको मैंने बोला कि नहीं एग्जेम्प्ट इन सम केसेस,
डिडक्टेबल इन सम केसेस, इसका मतलब इसके लिए आगे डिस्कशन होगा। स्पेशल अलाउंसेस, नोटिफाइड स्पेशल अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड, मतलब कुछ लिस्ट है, एक लिस्ट है, उसमें कुछ नोटिफाइड स्पेशल अलाउंसेस आता है वो एग्जेम्प्टेड, लेकिन अननोटिफाइड या नॉन नोटिफाइड स्पेशल अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। फॉरेन अलाउंसेस exempt from tax if paid outside India by the government to an Indian citizen for rendering service outside India। इसका मतलब फॉरेन अलाउंसेस कब एग्जिम्प्ट होगा? इफ पेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर पेमेंट हो रहा है। इफ पेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब इंडिया के बाहर पेमेंट हो रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। किसको? टू एन इंडियन सिटीजन। क्यों? फॉर सर्विसेज रेंडरिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, जिसके लिए फॉरेन अलाउंसेस पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट। अच्छा सर, अगर फॉरेन अलाउंसेस कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटी पेमेंट किया तो, मतलब अदर एंटिटी पेमेंट किया तो सर फुल्ली टैक्सेबल, मतलब एग्जेम्पशन मिलेगा इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ओके, टिफिन, फिक्स्ड मेडिकल, सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। ओके, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस नॉट टैक्सेबल, exempted। Allowances from UNO not taxable। Compensatory allowances under Article 222E of the Constitution not taxable। Monetary allowances to High Court, Supreme Court judge, etc. Chief Election Commissioner, other election commissioner not taxable। Any other allowances taxable। Any other allowances taxable। बोलो अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? हम इधर लिखेंगे फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी, ओके, प्रीडिटरमाइन, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं अलाउंसेस। चलो, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। ओके, comes to page number 37। comes to page number 37। read the provision of house rent allowances। पहले रीड करो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा, नोट्स लिखाऊंगा, फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। An allowances to meet the expenses in connection with rent of the house by whatever name called, मतलब एम्प्लॉई एक हाउस रेंट में लिया, इसके लिए एम्प्लॉयर अलाउंसेस दिया। मतलब एम्प्लॉय, देखो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड कर देगा। अगर हाउस प्रोवाइड कर देता है तो ये तो कैश में या मनी में नहीं होता है, हाँ, ये अलाउंसेस नहीं होगा, ये परक्विजिट हो गया। मान लो कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं, तुम मेरे एम्प्लॉय, मेरे पास एक रूम था या हाउस था, या मैंने एक हाउस भाड़े में लिया था, ठीक है, मैंने वो हाउस तुम्हें दे दिया कि तुम वहां रह सकते हो। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दिया या घर दिया? घर दिया। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को
हाउस दे देता है रहने के लिए, वो परक्विजिट्स। लेकिन एम्प्लॉयर ऐसे बोला कि एम्प्लॉय तुम एक काम करो, तुम घर ले लो, मैं तुम्हें हर महीना 5,000 दे दूंगा। ये अलाउंसेस। अलाउंसेस हमेशा मॉनिटरी फॉर्म में होता है, परक्विजिट्स हमेशा नॉन मॉनिटरी फॉर्म में होता है। देखो, मैंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा गैस सिलेंडर खरीदो, तुम एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर हूं। एक मिनट। मान लो कि मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉई। मैंने बोला तुम तुम्हारा गैस सिलेंडर खरीदो, मैं तुम्हें हर महीने 600 रुपया दे दूंगा, ये अलाउंसेस। लेकिन मैंने हर महीने तुम्हें एक गैस सिलेंडर दिया, ये परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स हमेशा काइंड में होगा, अलाउंसेस हमेशा कैश में होगा, मॉनिटरी फॉर्म में। ओके। An allowances to meet the expenses in connection with rent of house by whatever name is called as house rent allowances. टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मतलब ए, बी, सी, ये तीनों का जो लोअर होगा, ये तीनों का जो लोअर होगा दैट इज एग्जेम्प्टेड। मान लो कि तुम्हें हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 15,000, ए, बी, सी, ये तीनों का लोअर हो रहा है 10,000, तो 15,000 से 10,000 एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, तो बाकी 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो बोलो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, actual house rent allowances received, an amount equal to 50% of salary, salary का 50%, when house is situated in a metro city। metro city का मतलब इंडिया में 4 सिटी मेट्रो सिटी, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जिसको मैड्रास कहते हैं। ओके। अगर मेट्रो सिटी में मतलब मेट्रो सिटी के लिए 50% ऑफ सैलरी, अदर सिटी के लिए 40% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, फॉर द रिलेवेंट पीरियड। द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, इसका मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर तुम एरिथमेटिकली में बात करोगे तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये तीनों का जो लेयर होगा एग्जेम्प्टेड। तो बैलेंस हाउस रेंट अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। सर 50% ऑफ सैलरी, हाँ या ना? सैलरी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हमेशा सैलरी चैप्टर में बार बार सैलरी का मतलब समझना होगा। ओके सर, सैलरी का मतलब बेसिक, हाँ, डीए इफ फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब हम कॉमनली बोलेंगे डीए इफ, हाँ, कमीशन आज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, बस से मीनिंग था। ऑलरेडी ये मीनिंग हम ग्रेचुइटी में पढ़ चुके हैं। नोट्स, सैलरी शैल बी डिटरमाइन ऑन ड्यू बेसिस, हाँ ये बात तो हमें मालूम है। फॉर व्हिच एम्प्लॉय ऑक्यूपाई रेंटेड अकोमोडेशन इन प्रीवियस ईयर एंड गेट्स एचआरए। मान लो एक साल में 12 महीना होता है, हाँ, 6 महीना तुम रेंट में घर लिया, अब सैलरी 6 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब अगर तुम एक्चुअली रूम रेंट में नहीं लेते हो
तो नथिंग इज एग्जेम्प्टेड, मतलब फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि 12 महीना मुझे हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है, मैंने हाउस रेंट में लिया ही नहीं, मतलब मैंने रेंट में हाउस नहीं लिया था, अपने घर था वहीं पे मैंने रह गया। अब बोलो नथिंग इज एग्जेम्प्टेड, मतलब फुल टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी उतना महीने के लिए कैलकुलेशन होगा जितना महीना तुम घर भाड़े में लिए। रीड करो नोट्स ए, सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस फॉर व्हिच एम्प्लॉइज ऑक्यूपाई रेंटेड अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय रेंटेड अकोमोडेशन ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है किसी पीरियड के लिए या किसी पीरियड में, उस पीरियड का सैलरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मान लो तुम रेंटेड अकोमोडेशन 6 महीने के लिए ऑक्यूपाई किया तो 6 महीने का सैलरी कंप्लीट होगा। एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस, ऑब्वियसली। हाँ, तुम्हें हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने के लिए तुम्हें घर मतलब हाउस भाड़े में लेना होगा, ये कंडीशन में नहीं कह रहा हूं। मैंने बोला था कि अलाउंसेस हमेशा मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, अलाउंसेस हमेशा मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, हाँ, लेकिन एग्जेम्पशन तब मिलेगा अगर तुम एक्चुअली रूम या हाउस भाड़े में ले रही हो तो। अच्छा, मान लो तुम रेंट अकोमोडेशन रेंट में नहीं लिए हो, अपना हाउस में रहते हो तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वही पॉइंट में पॉइंट नंबर बी में कह रहा हूं कि एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन ए हाउस फॉर व्हिच ही डज नॉट पे एनी रेंट। मतलब एग्जेम्पशन तब मिलेगा अगर तुम रेंट पेमेंट कर रहे हो। मान लो कि तुम रिलेटिव के घर में रहते हो, वो तुमसे रेंट नहीं लेते। मान लो कि यू आर लिविंग इन योर रिलेटिव्स हाउस, ही इज नॉट टेकिंग एनी रेंट फ्रॉम यू। ओके, सो इन दिस केस nothing will be exempted. Full house rent allowances will be taxable. For criteria of 50% or 40% of salary as deduction, place of employment is not significant, but place where the house is situated is important. मान लो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट का प्लेस भुवनेश्वर, लेकिन तुम घर ले रखे हो चेन्नई में, तो 50% सैलरी मिलेगा, 50% ऑफ सैलरी मिलेगा। तो फॉर क्राइटेरिया 50% और 40% ऑफ सैलरी एज डिडक्शन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट बट प्लेस वेयर द हाउस इज सिचुएटेड इज इंपॉर्टेंट। ओके, डिडक्शन फ्रॉम एचआरए डिपेंड्स ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, अमाउंट ऑफ एचआरए, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नॉट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। मतलब डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एम्प्लॉय का सैलरी के ऊपर। हाँ, क्योंकि 40% एंड 50% ऑफ सैलरी, कितना एचआर मिल रहा है। हाँ, फिर रेंट पेड। अच्छा, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नॉट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, लिखो 4 4 5 5। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे। बोलो। हाउस रेंट अलाउंसेस, फॉर मेट्रो सिटी
कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बम्बई। अच्छा, मद्रास, वो जो चेन्नई था वो मद्रास, मैंने गलती में बोल दिया था कि मुंबई जो मद्रास था, नहीं, चेन्नई। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बम्बई या मुंबई फॉर अदर सिटी, बोलो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर ए, actual house rent allowances. Point number B, 50% of salary. Point number C, excess of rent paid over 10% of salary। यहाँ पे एक्चुअल HRA, बोलो पॉइंट नंबर बी क्या होगा? 40% ऑफ सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट सैलरी का मीनिंग। सैलरी में क्या चीज आएगा? बेसिक प्लस DAE प्लस कमीशन। कमीशन तभी आएगा अगर वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, तो कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक, एक काम करो, ये एग्जाम्पल कॉपी करो। टैक्स में तुम्हें बहुत एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए तो मैंने राइटिंग स्पेस दिया हूँ ना मैड में, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर इसको पहले से प्रिंट करके दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें लिखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें लिखना पड़ेगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन भी प्री प्रिंटेड है। फटाफट लिखो 2 मिनट में। X who resides in Madras gets ₹3 लाख पर annum as a basic salary, मतलब X का बेसिक सैलरी 3 लाख पर annum। He receive ₹50,000 per annum as HRA. Rent paid by him is ₹40,000 per annum. Find out the amount of taxable HRA for the assessment year 21-22। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद वर्कआउट करने के लिए कोशिश करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम डेवलप नहीं करोगे। तुम्हें डेवलप करना है खुद को, तो इसीलिए खुद ट्राई करो। मैं तो आंसर दे दूंगा बाद में, पहले मैं तुम्हें स्कोप दूंगा कि तुम ट्राई करो। हो गया? लिखो आंसर।
सर 2 मिनट नहीं हुआ है, एक काम करो, वीडियो पॉज करो, खुद वर्कआउट करो, फिर वीडियो प्ले करो, आंसर चेक करो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA of Mr. X assessment year 21-22 for the assessment year 21-22। देखो बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा। पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि हाँ, हाउस रेंट अलाउंसेस इस मेट्रो सिटी के लिए ऐसा प्रोविजन है, वो मेट्रो सिटी के लिए ऐसा प्रोविजन है। पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा। प्रोविजन लिखने के बाद तुम आंसर लिखोगे। लेकिन मैं तो बार बार प्रोविजन लिख के क्लास लेने नहीं करा सकता हूँ, लेकिन बार बार तुम्हें कह सकता हूँ। ओके, बोलो। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड कितना? 50,000 लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग actual HRA 50,000, 50% ऑफ सैलरी। बेटा यहाँ पे तो सैलरी में बेसिक प्लस DA इफ प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सैलरी बेसिक 3 लाख, 3 लाख का 50% 1,50,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। हाँ, उसका मैथमेटिकल एरिथमेटिकली हो जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बोलो रेंट कितना पेमेंट किए हो? 40,000। सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, DA ये सब तो कुछ ही नहीं। तो 3 लाख, 3 लाख का 10% हो जाएगा तुम्हारा 30,000। तो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% सैलरी आ रहा है 10,000। बोलो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 10,000। क्यों? लो यार। अब बोलो तुम्हें हाउस रेंट अलाउंसेस मिला था 50,000, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगा या एग्जेम्प्टेड होगा 10,000, क्योंकि ये तीनों का जो लोअर, तो टैक्सेबल HRA तुम्हारा 40,000 हो जाएगा। टैक्सेबल HRA 40,000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और एक एग्जांपल लिखो। ये एग्जांपल लिखो। X an employee of ABC Insurance Company Limited. X an employee of AB Insurance Company Limited. Full stop. During the previous year 2020-21, he gets 80,000 per month as salary and 10,000 per month as DA. 40% is considered as salary। मतलब DA तो 10,000 मिल रहा है, लेकिन DA if कितना? 10,000 का 40%। He gets rupees 55,000 per month as HRA. X resides with his joint family up to 30th June 2020। मतलब X फैमिली के साथ रहता था 30 जून 2020 तक, for which no rent is paid
from 1st July 2020 monthly rent being 53,000, find out taxable amount of HRA. अच्छा काम करो, इसको 30% कर दो. 30% is considered as salary. यहाँ थोड़ा ऐड करो फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक से लिखो, वो लाइन क्या रहा, 30% इज कंसिडर्ड एज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. मतलब बीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जितना कंसिडर होता है उतना को बोलते हैं इफ. हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब ग्रेचुइटी, पेंशन एक्सेट्रा. तो 30% इज कंसिडर एज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. लिखो पहले. ऐसे ही काम करो, पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने के लिए कोशिश करो. 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, शायद 2 मिनट तो नहीं होगा, ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. खुद कोशिश करना, मतलब वर्कआउट करने के लिए कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा. ओके, अप टू जून, जुलाई टू मार्च. तो अप टू जून नो रेंट पेड, नो एग्जेम्पशन. रेंट पेड एग्जेम्पशन मिलेगा. जुलाई टू मार्च पीरियड के लिए तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा. ओके, फिर सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन परसेंटेज बेसिस में. ओके, अप टू जून 30 सैलरी कैलकुलेशन करोगे. चलो करो, सैलरी कैलकुलेशन करो. लेकिन नो नीड, क्यों, एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही नहीं, तो क्यों सैलरी कैलकुलेशन करेंगे. नॉट रिक्वायर्ड टू calculate salary since there is no exemption from HRA with respect to such period. With respect to such period, there is no exemption from HRA. With respect to such period, there is no exemption from HRA. Okay.
1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च, बोलो। बेसिक सैलरी देखो देखो कितना था बेसिक सैलरी, मुझे 80,000 पर मंथ। तो 80,000 इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। जुलाई से 31 मार्च तक सैलरी तुम्हारा 9,36,000। ओके, नेक्स्ट लिखो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, बोलो। एक्चुअल अमाउंट एचआरए रिसीव्ड, एचआरए कितना मिल रहा है? 55,000 शायद, क्वेश्चन चेक करो। ओके, 55,000 पर मंथ एचआरए। तो एचआर रिसीव्ड 50,000 इंटू 12, 6,60,000 लेस exemption, लेस exemption। फर्स्ट अप्रैल 22, 30 जून 20, कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट जुलाई 22, 31 मार्च 21। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एचआरए रिसीव्ड
तो जो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसको रेक्टिफाई करो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। डीए इसको मैंने गलत लिया। डीए थोड़ी ना 30%, डीए 10,000 इंटू 30% इंटू 9। डीए तो 10,000 था ना, जिसका 30% कंसिडर होगा। हाँ, मैंने गलती से सैलरी का 30% ले लिया था। तो 3,000 इंटू 9 27। HR received 55,000 इंटू 9 होगा 4,95,000। पेन नंबर डबल आई। मान के चलो अदर सिटी 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना था 9 मंथ के लिए? 7,47,000। तो 7,47,000 इंटू 40%। मैं मान के चल रहा हूँ कि अदर सिटी 747 इंटू 40%, 2,98,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बोलो रेंट पेड कितना? 53,000। तो 53 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। फिफ्टी थ्री इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना? 7,47,000। तो 7,47,000 इंटू 10%, 74,700। देखो 53 इंटू 9 माइनस 74,700, ये हो रहा है 4,02,300। अब बोलो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 4,95,000, 2,98,000, 4,02,300। तो एग्जम्पशन मिलेगा 2,98,000। टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 6,60,000 माइनस 2,98,000, 3,62,000। तो टैक्सेबल अमाउंट इज 3,62,000। Up to June resides with family, no rent paid. From 1st July to 31st December, नहीं 1st जुलाई टू, एक मिनट, हाँ
1st July to 31st December, resides in Noida on a rented house, comma, monthly rent being 10,000 per month. From 1st January to 31st March, अच्छा काम करो, इसको भुवनेश्वर करो, ये नोएडा नहीं, फ्रॉम 1st January to 31st March is shifted to Noida and resides on a rented house monthly rent 53,000 per month. बोलो कंक्लूजन क्या मिल रहा है? तो अप टू 30th June resides with family, no rent paid, no exemption, no rent paid, no exemption, ठीक है. First July to 31st December, okay. Resides in rented house भुवनेश्वर, तो 40% ऑफ सैलरी वाला प्रोविजन लगेगा. उसके साथ अदर प्रोविजन, तो इसके लिए एग्जम्पशन मिलेगा. रिसाइड्स इन रेंटेड हाउस दिल्ली, तो इसके लिए एग्जम्पशन मिलेगा. अब एग्जम्पशन मतलब पीरियड वाइज कैलकुलेशन होगा. 30th जून ये 6 मंथ, इसके लिए एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. 1st जुलाई टू 31st, अच्छा ये 3 मंथ, सॉरी ये 6 मंथ, इसका अलग कैलकुलेशन होगा. ये 3 मंथ, इसका अलग कैलकुलेशन होगा. तो एक काम करो, पर मंथ बेसिस में कैलकुलेशन करोगे तो इजी रहेगा. अगर क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं लिखे हो तो अभी लिख सकते हो. लिखो सॉल्यूशन. अब बोलो सैलरी
for the purpose of HRA, salary for the per month basic 80, DA 10,000 into 30%, तो सैलरी पर मंथ तुम्हारा 83,000। ओके, सैलरी पर मंथ 83,000। ओके, कैलकुलेशन ऑफ exempted amount of HRA। पॉइंट नंबर ए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, इस पीरियड के लिए कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि इस पीरियड में रेंटेड प्रीमिसेस नहीं है, एक्चुअल रेंट पेमेंट नहीं हुआ है। तो देयर विल बी नो एग्जेम्पशन फॉर सच पीरियड सिंस there is no rented house and rent paid। जब रेंटेड हाउस ही नहीं है तो रेंट पेमेंट भी नहीं होगा, तो देयर इज नो रेंटेड हाउस एंड रेंट पेड ड्यूरिंग सच पीरियड। पॉइंट नंबर बी, फ्रॉम 1 जुलाई फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 6 मंथ भुवनेश्वर में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। actual HRA received, actual HRA received 55,000 into 6, 3,30,000। 40% ऑफ सैलरी, भुवनेश्वर के लिए 40% लिया जाएगा क्योंकि ये मेट्रो सिटी नहीं है। तो मंथली सैलरी कितना था, 83,000 इंटू 6 इंटू 40%, 6 महीना का। $1,99,200। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड 10,000 इंटू 4 माइनस, अच्छा हाँ 4 क्यों 6 माइनस 83,000 इंटू 6 इंटू 10%, ये होगा तुम्हारा 60,000 माइनस
ये 49,800, 10,200, तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा? 10,200. सो एग्जाम्शन विथ रेस्पेक्ट टू HRA from 1st July to 31st December is 10,200. See, from 1st January 21 to 31st March 21. Obviously, list of the following is exempted. Actual HRA received 55,000 into 3, 1,65,000. 50% ऑफ सैलरी, ये 3 महीने के लिए 50% ऑफ सैलरी के हिसाब से एग्जेंशन मिलेगा, क्योंकि दिल्ली। तो 83 इंटू 3 इंटू 50%, 1,24,500. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड हो जाएगा 53 इंटू 3 माइनस 83 इंटू 3 इंटू 10%. ये 134,100. तो एग्जेम्प्टेड कितना? 1,24,500. ओके, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA. टोटल HRA रिसिप्ट 55 इंटू 12, 6,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड 10,200 प्लस 1,24,500. ये हुआ रहा है तो 1,34,700.
टैक्सेबल होगा 5,45,300। इलुस्ट्रेशन 8 रीड करो। इलुस्ट्रेशन 8, इलुस्ट्रेशन 9, इलुस्ट्रेशन 10, 11, 12, 13। अच्छा, बहुत इलुस्ट्रेशन है, मतलब ये पूरा अलाउंसेस का इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन 8 देखो। मिस्टर एक्स, resident of Ajmer, receives 40,000 as basic salary during the previous year 2021. In addition, he gets 4,800 as dearness allowances, forming part of salary. 7% commission on sales made by him, मतलब इधर कमीशन भी है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ओके। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अच्छा, सेल्स मेड बाय एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 86,000 and 6,000 as house rent allowances. अच्छा, he however pays 5,800 as house rent. Determine the quantum of exempted house rent allowances. ये बहुत सिंपल। सैलरी पहले कैलकुलेशन करो। सैलरी में बेसिक 48,000 पर मंथ, डीए फुल्ली कंसिडर होगा 4,800 पर मंथ। कमीशन तुम्हारा, अच्छा, ये जो बेसिक सैलरी है पर मंथ है या टोटल, एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये टोटल बेसिस में, मतलब पर मंथ नहीं। अच्छा, टोटल बेसिक सैलरी तुम्हारा 48,000, टोटल डीए तुम्हारा 4,800, पूरा साल का कमीशन 6,020। तो ये हो रहा है तुम्हारा सैलरी 58,820। ओके, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड 6,000 लेस following minimum of the following are exempted. Actual house rent allowances receive 6,000, 40% of सैलरी। सैलरी तुम्हारा कितना 58,820, उसका 50% क्योंकि मेट्रो सिटी नहीं है तो 23 इतना। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड 5,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। 58,820 का 10% 5,882, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो इसीलिए जीरो हो जाएगा। तो नील जीरो मतलब लोअर होगा, लिस्ट होगा जीरो, तो कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा टैक्सेबल। ओके, तो बाकी जो भी इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन 9 एचआर का, इलुस्ट्रेशन 10 नहीं 9 और हाउस रेंट अलाउंसेस का एक ही इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन 9। ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, खुद ट्राई करो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली टैक्सेबल। फॉलोइंग अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल।
ये सब अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, जितना रिसीव करोगे उतना टैक्सेबल। पहले सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, एंड अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस which arise due to special circumstances or to compensate extra expenditure by reason of posting at a particular place। मान लो तुम्हें भुवनेश्वर में पोस्टिंग दिया गया, तो उधर एक मतलब भुवनेश्वर में एक स्पेशल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस दिया जाता है। पहले नाम देखो, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। ओके, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस जितना रिसीव करोगे उतना टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, टिफिन अलाउंसेस, टिफिन रिफ्रेशमेंट के लिए टिफिन अलाउंसेस दिया जाता है, तो टिफिन अलाउंसेस जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंसेस, एंड अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलाउंसेस मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, क्यों मिलता है? सर्वेंट अलाउंसेस सर्वेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आता है। नॉन पार्टिसिंग अलाउंसेस, अलाउंसेस गिवन टू प्रोफेशनल टू कंपेंसेट देम फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। देखो, मान लो कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने के लिए मुझे कुछ अलाउंस मिलता है मेरे एम्प्लॉय से, सॉरी एम्प्लॉयर से, इसको कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस अगर कुछ मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल। वार्डन और proctor allowances, allowances given to employee of educational institution for working as warden of the hostel or working as a proctor in the institution. Deputation allowances, allowances given to an employee when he is sent on deputation for a temporary period from his permanent place of service। मान लो तुम्हारा परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विस है भुवनेश्वर, लेकिन 6 महीने के लिए डेपुटेशन में तुम्हें भेजा गया है कोलकाता, उस पीरियड के लिए तुम्हें डेपुटेशन अलाउंसेस मिलेगा। डेपुटेशन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इट इज एन अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ पैसा मिलता है। बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। मतलब ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास अधिकार है एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग जो प्राइवेट एम्प्लॉय उन लोग के पास अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल तो होगा लेकिन डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16(2). अब बोलो ये सारे इन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल कौन सा? सिटी कंपेंसेटरी, टिफिन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, वार्डन प्रोक्टर अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच, मतलब अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब तुम्हें कितना डिडक्शन मिलेगा? तुम जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करोगे। ओके, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर। मतलब अब जो अलाउंसेस हम डिस्कशन करेंगे वो अलाउंसेस के लिए तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर।
पहले ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंसेस, मान लो तुम्हें ट्रैवल अलाउंसेस मिला 5,000 रुपया, तुमने खर्चा किया 2,000 रुपया, तो टैक्सेबल कितना होगा? 3,000। ओके, ये सारे एक्सपेंसेस के लिए मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, सॉरी सारे अलाउंसेस के लिए मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, लेकिन इधर ही लिख रहा हूँ। केस 1, केस 2, केस 3। रिसीव्ड 5,000, 5,000, 5,000। एक्सपेंडेड 3, 5, 7। बोलो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? इधर 3,000 मिलेगा क्योंकि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और एक्सपेंसेस व्हिच एवर इज लोअर, इधर 5,000 मिलेगा, इधर 5,000 मिलेगा। तो टैक्सेबल कितना? यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 5,000 मिला था, 3,000 मतलब डिडक्शन मिला, तो 2,000 टैक्सेबल, इधर नील, इधर नील। तो ट्रैवल अलाउंसेस टैक्सेबल होगा, लेकिन जितना खर्चा होगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रैवल अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस जितना मिलेगा वो टैक्सेबल, जितना खर्चा होगा वो एग्जिम्प्टेड। कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंसेस, और रिसर्च अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। देखो बेटा, हेल्पर असिस्टेंट अलाउंसेस जितना खर्चा होगा उतना डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सर्वेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, क्योंकि फुली टैक्सेबल में मैंने लिखा था सर्वेंट। और देखो ड्रेस अलाउंसेस अलग है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस अलग है। तो अगर ड्रेस अलाउंसेस होगा वो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि अदर अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस के लिए कुछ प्रोविजन नहीं है, वो अदर अलाउंसेस में जाएगा। हाँ, इधर यूनिफॉर्म अलाउंसेस जितना खर्चा होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। कन्वेंस अलाउंसेस अमाउंट रिसीव्ड माइनस जितना खर्चा होगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज of the office provided free conveyance is not provided by the employer। अच्छा, कन्वेंस अलाउंसेस, लेकिन याद रखो एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। बेटा तुम घर से ऑफिस गया, फिर ऑफिस से ऑफिस का काम करने के लिए कहाँ गया, वो होगा तुम्हारा कन्वेंस अलाउंसेस। लेकिन घर से ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से घर आना, ये जो खर्चा होगा ये एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होगा। ओके, ये सारे अलाउंसेस जितना खर्चा होगा उतना डिडक्शन मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन मिलेगा। अब अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो फिक्स्ड लिमिट है, इतना ही डिडक्शन मिलेगा, चाहे तुम्हारा एक्चुअल खर्चा हो या ना हो। पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, an allowances to meet the expenses in connection with education of children। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा by whatever name called। minimum of the following is exempted from tax। minimum of the following is exempted from tax। रुपीज 100 per month per child, maximum of 2 children। 2 चिल्ड्रन से ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड। इसका मतलब गवर्नमेंट अभी भी कह रहा है कि तुम बच्चे का पढ़ाई में 100 रुपया पर मंथ खर्चा कर सकते हो, अगर ज्यादा तुम खर्चा करोगे हम डिडक्शन नहीं देंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर ईच चिल्ड्रन
मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब वो कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन के लिए तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। ये था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपया पर मंथ, तुम इतना से याद रखो कि 100 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए 100 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। अब चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, an allowances to meet hostel expenses of children by whatever name called, minimum of the following is exempt from tax, 300 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन to the maximum of 2 children, actual amount received। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपया पर मंथ। यहाँ पे चिल्ड्रन इंक्लूड्स या चाइल्ड इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, बट डज नॉट इंक्लूड इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड ही होगा तो चलेगा, स्टेप चाइल्ड होगा तो चलेगा, इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा तो नहीं चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड नहीं होगा। चिल्ड्रन में बी मेजर और माइनर। डिडक्शन इज अवेलेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब चाहे तुम खर्चा किया या नहीं किया फिर भी डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रक ड्राइवर्स अलाउंसेस। ट्रक ड्राइवर्स अलाउंसेस, any allowances by whatever name called granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place, provided such employee is not in receipt of daily allowances। अगर ट्रक ड्राइवर को डेली अलाउंसेस मिल रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ट्रक ड्राइवर को डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहा है तो ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, 70% या 10,000 पर मंथ, कुछ एवर इज लोअर क्योंकि मिनिमम लिखा हुआ है। ओके, टैक्स पॉइंट क्या है? If assessee is in receipt of a daily allowances, then allowances shall be fully taxable। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर डेली अलाउंसेस मिल रहा है तो ट्रक ड्राइवर्स अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होगा, नहीं तो 70% ऑफ अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। Next is transport allowance. An allowances by whatever name called to meet the expenditure for the purpose of a traveling between the place of residence and place of duty। कन्वेंस अलाउंसेस मिल रहा था ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। An allowances by whatever name called to meet the expenditure for the purpose of a traveling between place of residence and place of duty। ये exemption available to assessee blind, deaf, dumb, orthopedically handicapped। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा अगर assessee ब्लाइंड हो, डीफ हो, डम्ब हो, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थोपेडिकली कितना मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट
3200 पर मंथ। देखो बेटा, अगर आरसीसी ब्लाइंड नहीं है, डीफ एंड डम नहीं है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, तो अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा तो वो फुल टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पॉइंट में लिखा हुआ है नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू आरसीसी अदर देन स्पेसिफाइड एबव। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन आएगा? ब्लाइंड आरसीसी, डीफ एंड डम्ब आरसीसी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। Allowances to government employee outside India. Allowances to government employee outside India. Any allowances or perquisites allowed. Underline करो, allowances or perquisites outside India by government to an Indian citizen for rendering service outside India is wholly exempt from tax. Already इसको मैंने बता चुका था। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है? आरसीसी मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, फिर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वर्किंग आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर्किंग आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो भी अलाउंसेस आउटसाइड इंडिया मिलेगा वो टैक्स फुली एग्जेम्प्ट। अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, ये फुली एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। Compensatory allowances under Article 222 of the Constitution, it is fully taxable. So compensatory allowances is fully taxable. Allowances to judges of High Court or Supreme Court. Allowances to judges of High Court or Supreme Court. Any allowances paid to judges of the High Court under section 22A2 and इसको रीड करो पहले। तो अलाउंस, अगर जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कुछ अलाउंसेस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करके अलाउंसेस को रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, मतलब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तुम्हें टी ब्रेक मिल रहा है 5 मिनट का।